सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मूलाज ऑफ क्लास 12th फिज़िक्स एनसीईआरटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है जैसे कि आपका एग्ज़ाम 23 जुलाई को है, तो इन लास्ट डेज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिवीजन होता है। इसलिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए सिलेबस को, अपना सिलेबस के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज़ करिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो रिवाइज़ हो जाएं फॉर्मूले। और ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे में एक चैप्टर रिवाइज़ करना है, नहीं, विद इन कुछ मिनट्स में ही आपको चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। सो इस वीडियो में हम जो है इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है आपके लिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे जो आपके फॉर्मूला है फर्स्ट बुक फिज़िक्स की, ठीक है, उसके सभी जो फॉर्मूला है उनको मैं आपको साथ में अभी डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है। इसमें फ़िज़िक्स के जितने भी फॉर्मूला है फर्स्ट बुक के वो सब हैं, और साथ ही में आपके क्या है इसमें जितने भी आपको ऐसा लगता है ना कि वन लाइन इम्पोर्टेंट फॉर दैट एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसके अंदर क्या की है, हमने कवर की है। ठीक है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। और दूसरी बात है कि ये जो है आप एक ही शॉट में देखना। वन शॉट में अगर आप नहीं देखते हैं तो आप बीच बीच में उठ जाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते प्रॉपरली, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो पहले ही आप अपने माइंड सेट कर लेना कि हमें ये पूरी वीडियो को एक ही शॉट में देखना है, ताकि हम सारे फॉर्मूला एक साथ बैठ के रिवाइज करें, बीच बीच में डिस्टर्ब ना हो और बीच बीच में इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, एक ही साथ में एक ही शॉट में इस पूरी वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए फॉर्मूला जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड और रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, टोटल चार्ज क्यू ऑन इट्स सच दैट, तो क्यू इज इक्वल टू एन ही हो जाता है। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। RUHS एंट्रेंस एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स से। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। और साथ ही साथ में आप देखते रहे ना, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू को क्या कहते हैं, 9×10⁹ वो होती है। और ये भी याद रखना कि SI यूनिट भी पूछी जा सकती है, उसकी क्या होगी, तो आप याद रखना इसको हम K भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2/R²। ठीक है, इफ़ देयर इज़ सम मीडियम, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है चार्ज के बीच में, तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 1/4πε। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं है, एप्सिलॉन है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, तो अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो Q1 Q2 अपन में R²। इस E को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो नेक्स्ट जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, एम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, तो के जो होता है ये इन दोनों जो आपके फॉर्मूले ना फोर्स के, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूला आता है। जो के होता है वो रेशो होगा किसका, F0/Fm, मतलब कि मीडियम में, और अगर कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, तो ठीक है, और के इज इक्वल टू दिस। उसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q placed in an electric field of intensity E is equal to QE। ठीक है, ये जो फोर्स है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव एंड इज अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव। अगर वो उसी के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R ड्यू टू चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी गई है। अब फोर्स की तो आपको पता है 2 Q आते हैं, मतलब Q1 Q2 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ठीक है, जल्दी जल्दी आप साथ में रिवाइज करती रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी साथ साथ में बोलते रहिए, ताकि आपको क्या है रिवीजन करने में आसानी हो और आप अच्छे से अपने जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर पाएँ और रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, फिर आता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, आइदर चार्ज मतलब चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, जो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू 2AQ।
ठीक है। 2a की वैल्यू जो होती है वही आपका जो है क्या है, वो डिस्टेंस होता है। तो फॉर्मूले में कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे डिस्टेंस दिया हुआ है एग्जाम में तो 2 इंटू में डिस्टेंस कर लेते हैं, मतलब जो भी गिवन होगा, मान लो 16 गिवन है तो 2 इंटू 16 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस 2a की वैल्यू क्या है, 16 है। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। फिर है, हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2πr² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला जो रिड्यूस्ड टू आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो कई बार ये फॉर्मूला आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि E जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r³ के, r² के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगर वो सिर्फ एक्सियल लाइन का पूछे तो r³ ही इसका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r ऑन एन इक्विटोरियल लाइन। तो इक्विटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या आएगा, वही आएगा, लेकिन वहाँ पे 2p आपने देखा था, शायद 2p ही था, 1 मिनट। सो हाँ, यहाँ पर 2p/r³ था और इक्विटोरियल में क्या आ जाता है, p/r³ आ जाता है, ठीक है। फिर टॉर्क देखते हैं, जो टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। ये PE sin थीटा आपका जो है इसका फॉर्मूला होगा। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो U इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा फॉर्मूला होता है। अब cos थीटा में क्या होगा, पहले cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज गिवन बाय, ये गॉस थ्योरम, ये वाला जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप देख लो, phi इज इक्वल टू EA cos थीटा, वेयर E इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग अ चार्ज Q इज गिवन बाय Q/ε0, ठीक है। तो Q/ में ε0 होता है, इसका फाई का फॉर्मूला जो फ्लक्स है उसका। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज गिवन बाय, तो होता है λ/में 2πε0r। यहाँ पे लैम्डा एक लीनियर डेंसिटी है। स्फेरिकल शेल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है आपको, जैसे E जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर स्फेरिकल शेल है। क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा आ सकता है आपको कि फॉर्मूला बताओ, स्फेरिकल शेल जो है उसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। और इजी क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही तो पूछा है, तो फॉर्मूले जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपने एक ही बार इस वीडियो को कंप्लीट करने के चाहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, 1/4πε/Q/r², ठीक है, जहाँ पे r यहाँ पे रेडियस है उस शेल का। उसके बाद अगर हम देखें, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी पर तो क्वेश्चन आता है बार बार। ये जो मैंने पर्टिकुलरली मार्क किया है इस पर 1000 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड अ होलो मेटेलिक कंडक्टर इज 0। ये अभी याद कर लो, रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये जो है एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अराउंड चार्ज शीट इज, तो पॉइंट के अराउंड जो चार्ज शीट है वहाँ पे होता है सिग्मा, आई थिंक वेट अ मिनट, sigma upon epsilon naught. This is the surface charge density on the sheet. Okay students, maybe I am not confirm because मैंने ये बहुत पहले रिवाइज किया था, इसको सिग्मा ही कहेंगे इस सिंबल को, या ठीक है।
एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था ना आपको जो चैप्टर्स है विद इन अ मिनट रिवाइज करने हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल बेसिस में V इज़ इक्वल टू W/Q होता है, एक फॉर्मूला ही आपका ये हो गया। उसके बाद है, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा जाए, तो VAB मतलब कि B में से A का माइनस करना है, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू W/Q। और पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो F होता है K(Q1Q2)/R², ठीक है, और V क्या होता है 1/4 Q/R। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था 1/4 Q/R², ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात अगर हम कर लेते हैं, एट ए पॉइंट अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन पे क्या होता है P/में 1/4 और उस चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो था 2P/R³ एक्सियल लाइन पे, ठीक है। साथ साथ में पुराने भी आपको रिवाइज होने चाहिए। इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे 0 है, वहाँ पे P/R² था, ठीक है, मतलब 1/4 ये सभी आपको याद रखने में आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है एट एनी अदर पॉइंट इज, अगर कोई अदर पॉइंट है, ठीक है, P cos θ/4πε0R²। तो ये जो है ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये रिवाइज भी कर लेना है साथ ही में। वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए सेंटर ऑफ डाइपोल ऑफ थीटा is the angle between the dipole axis and line joining the center of the dipole at that end point। उसके बाद आपका आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू -dV/R, V इज इक्वल टू माइनस का जो है AdR cos θ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R इज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/ε0 Q1 Q2/R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सटर्नल फील्ड इज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल फील्ड में देखें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2, ठीक है। यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल है। उसके बाद आता है पोटेंशियल सरफेस एट which potential is same at every point is called an equipotential surface। equipotential surface एक ऐसा surface होता है जहाँ पर every point पे क्या हो पोटेंशियल सेम हो। जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम उसका पोटेंशियल निकालें, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे कहीं पे भी हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, इसका सेम आएगा हर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क इज डन इन मूविंग एनी चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। ये बोल रहा है कोई वर्क डन नहीं होगा जब हम मूव करेंगे एनी चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वर्क डन जो है वो 0 होगा जब हम कोई भी चार्ज मूव करेंगे कोई 2 पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। फिर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V होता है। स्फेरिकल बॉडी के लिए C इज इक्वल टू 4πε0R होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू E/0/D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E/0/D बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर आपसे पूछा जाता है कि वो D पे डिपेंड कैसे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स देन द कैपेसिटेंस इज गिवन। तो जो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रेजेंट मतलब है प्लेट्स में, तो वहाँ पर क्या होगा K/0A/D हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर सीरीज में कैपेसिटेंस लगा है तो 1/, हो जाता है। अगर पैरेलल में लगा होता है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, मतलब रेजिस्टेंस में इसका जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और पैरेलल में क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3।
1/R3, और यहाँ पे कैपेसिटेंस में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो आपको याद रख लेना कोई एक को, और जो रेजिस्टेंस है वो उसका अपोजिट होगा। तो C इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3, ये हो गया पैरेलल का। उसके बाद हम एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रही हूँ, इसको भी मार्क कर लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जो एनर्जी स्टोर के फॉर्मूला, ये सब पढ़ लो। मेरे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी अलग हो गई, 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्मूले हैं सारे आपको रिवाइज कर लेने हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला एक होता है हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q² बाय C, ठीक है। हाफ CV² हो सकता है, हाफ QV हो सकता है, बार बार रिवाइज करो इसको साथ में आंखें बंद करके भी, ठीक है। और Q²/2C भी इसका ही फॉर्मूला होता है। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है व्हेन ए स्लैब इज इंसर्टेड विद बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कि एक कैपेसिटर है, उसके बीच में प्लेट, व्हेन ए स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो कोई भी कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, इनके बीच में हमने क्या करा, एक स्लैब को इंसर्ट कराया है। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो जो फॉर्मूला होगा कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T, तो न्यू कैपेसिटेंस इज E इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ओके, नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T है, अब उसकी थिकनेस T है और उसके अंदर एक नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है K, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो नया कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाय K, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। और अगर एनर्जी लॉस का हम देखें तो क्या होता है, C1 C2 V माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब हम चैप्टर 3 पे चलते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कंसिडर ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन, लेट बी द एरिया। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, इन चीज़ों पे बेस्ड है, तो ये पढ़ लेना आप, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E/m इंटू में टाउ होता है। ऊपर सब लिखा हुआ है कि E क्या है यहाँ पे, और टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD, मैंने ऐसे याद किया हुआ था तो आप देख लो, NEAVD, ये इसका रिलेशन होता है, यही पूछा जाता है। और ओम्स लॉ का तो आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू IR होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है ML अपॉन में ANE² टाउ। तो ये जो है फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, आपसे रिलेशन ही पूछा जाएगा कि जो कंडक्टर है उसका लेंथ ऐसा है वैसे, तो उस टाइप से पूछा जाएगा, तो उसकी जो कंडक्टर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या लेंथ पे क्या पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया ρ इज इक्वल टू M/NE² टाउ। आफ्टर दैट कंडक्टेंस होता है G 1/R, ठीक है। तो हमने अभी R की जो वैल्यू यहाँ पे रखी थी वही इसने यहाँ पे पुट की है। फिर है कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू NE²T/m। और मोबिलिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी याद कर लेना, बाकी चाहे ये ऊपर वाले थोड़े एक दो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। म्यू इज इक्वल टू VD/N ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD/E ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में E मोबिलिटी का फॉर्मूला। आफ्टर दैट करंट डेंसिटी इज J इज इक्वल टू I/A, और I का जो फॉर्मूला था वो हमने देख ही लिया था NEAVD। तो जो बाद में रियलिटी में जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये इसका रिलेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है ये। फिर है
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मैंने आपको अभी बताया था सीरीज़ में रजिस्टर्स तो ऐड होते हैं और पैरेलल में क्या होता है 1/, तरीके से ऐड होंगे, लेकिन वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कैपेसिटेंस में, सी जो सीरीज़ में अगर होगा तो 1/, होगा और पैरेलल में क्या होगा डायरेक्ट ऐड होगा। तो ये आपको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन क्या है। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 + A T2 - T1 इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर हम EMF पे देखते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन E सॉरी -IR होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस का IR, आई थिंक इट्स E, ठीक है। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप देख सकते हो E/V -1 इंटू में R होता है और चार्जिंग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो इक्विवेलेंट अगर हम सीरीज़ में देखें तो इसमें भी रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में क्या हो जाता है 1/, में ऐड होंगे ये। अब किरचॉफ्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसको स्किप करने की सोच तक नहीं सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ए डाइलेक्ट्रिक अगर हम देखें, मतलब इस चैप्टर में देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यही दो इंपॉर्टेंट है। तो जंक्शन रूल, अब ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट रूल कौन सा है, सेकंड रूल कौन सा है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो जो फर्स्ट लॉ है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी junction is 0, which means that such of current entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction। मतलब जितने भी आपके कोई अगर करंट फ्लो हो रहा है कि कोई भी जंक्शन है वहाँ पे 0 आएगा। कैसे आएगा, जब जितना करंट उसके अंदर नेट आ रहा है और उतना ही करंट उसको लीव कर रहा है। मतलब कि जो नेट जो करंट उसमें अलजेब्रिक सम हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ गए। फिर उसके बाद है आपका सेकंड जो है लूप रूल। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। तो पोटेंशियल जो चार्ज होगा, मतलब कि क्लोज लूप में बोल रहा है, जैसे यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है, तो यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस पे भी आ सकता है क्वेश्चन, और इजी वे में अगर कोई मतलब कोई आपको इसकी यूनिट्स वगैरह पूछी जा सकती है, इस टाइप से आपके मतलब आ सकता है। या फिर IG इज इक्वल टू 0 ये पूछा जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये सब पूछा जा सकता है। कोई वैल्यू दे देंगे आपको, उसमें R की वैल्यू पूछ लेंगे, इस टाइप से होता है। तो ये P है, यहाँ पे Q है, R है, ऐसा आप देख सकते हो डायग्राम में। तो P/Q इज इक्वल टू R/S। इसका मतलब हो गया B जो है, जो पोटेंशियल है B वो D के बराबर है और IG है। किसी क्लोज लूप में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT इज इक्वल टू V। I इज इक्वल टू V/R होता है ना, तो फिर फॉर्मूला ही तो पुट किया और कुछ किया तो है नहीं। फिर आता है फोर्थ चैप्टर जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो बायोट-सैवरेट लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवरेट लॉ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बायोट-सैवरेट लॉ, तो बायोट-सैवरेट लॉ बोलता है μ/4π इज इक्वल, मतलब ब्रैकेट में 1 dl sin θ/r²। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, साथ में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप देखना। और फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट μ0 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो μ0 है वो क्या है, इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, वहाँ पे वो आप देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 4π इंटू में 10⁻⁻⁷ टेस्ला, ठीक है, m/A-1, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर सीधे फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ईजी भी है और आप कर भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो डी बी का जो फॉर्मूला हो जाता है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल इंटू आर बाय आर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। मतलब सर्कुलर लूप में, अगर वो सर्कुलर लूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ। इससे पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से याद ही कर लो, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, और किसी आर्क की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r होता है इनटू में थीटा। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो डायग्राम में स्ट्रेट कंडक्टर है, बीच में θ1 θ2 है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर स्पेशल केस है तो भी क्या हो सकता है, मान लो कि जो वायर है वो इन्फिनिटी है, मतलब बहुत लॉन्ग वायर है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो जो लेंथ है वायर की वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो डिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। इस वजह से हम जो θ2 होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोल दें कि वन एंड जो है, पहले वाला में तो था कि जो p है वो लाई करा नियर वन एंड, और दूसरे में ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और अगर बोले p1 जो है, मतलब इसमें बोला नियर द सेंटर, तो सेंटर के बीच में होंगे, तो मतलब दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री पे हैं, तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 = 2, तो 2 से 4 हम कैंसिल आउट करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, तो 4, इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से आप इसको रिवाइज करते रहो मेरे साथ साथ, वरना आप बाद में नहीं पढ़ोगे, आई नो दैट। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर आप फॉर्मूला देख लो, एन म्यू नॉट आई, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस थोड़ा देख लेना है इस फॉर्मूले को। उसके बाद है डायरेक्शन, आप कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, और राइट हैंड पाम रूल से भी आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर आता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ओवर ए closed loop is mu naught the times the total current threading the loop, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। अगर एक लॉन्ग सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या देखने को मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा। और अगर सोलेनोइड एंड नोट है ये, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, तो वो क्या होगा, 1/2 म्यू नॉट एन आई होगा। फिर हम फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये तो बहुत इजी है, और ये तो बार बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। और ये आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट है वी और बी का। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड ओनली बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन बता रहे हैं। सबसे पहले जो हैंड है आपका, अगर हम उसको इस टाइप से करें कि तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हो, तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और सेकेंड फिंगर जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो आपका थंब है वो मोशन बताता है, और थ्रस्ट, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। रेडियस का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एम वी बाय क्यू बी। वेलोसिटी का होता है बी क्यू आर बाय एम। टाइम का होता है 2πm अपॉन में क्यू और बी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t
मतलब v इज इक्वल टू 1/t होता है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं तो फॉर्मूले में, क्योंकि अभी हमने ऊपर t की वैल्यू निकाली थी जो कि थी 2πm/qb। तो ये ऐसे हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2πv, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट करके जो आंसर आए वो आ जाएगा आपका। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट वाला याद रख लो, b² q² r²/2m। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ। Force acting on a particle in a region where both electric field and magnetic fields exist is called Lorentz force. And Lorentz force is a resultant of the electric field and magnetic field acting on a particle. मतलब इसमें दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मतलब फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ F इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस FB मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। F क्या होता है? QE होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था। F क्या होता है? QE होता है। और FB क्या होता है? QVB होता है। अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट इसका देखा था, तो टोटल फॉर्मूला ये आ जाएगा इसका। फिर वेलोसिटी जो है सोलेनोइड, वो वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, तो v इज इक्वल टू E/v, ये भी आता है, बहुत इजी है ये तो, बार बार ही आता है ये तो। v इज इक्वल टू E/b या फिर b/e, ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप देख लेना उसे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज इक्वल टू, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन हाँ पढ़ लो, μ0 L1 L2/2πr। टॉर्क की वजह से होता है NIAB sin थीटा, ठीक है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर G इज इक्वल टू K/NAB। करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू θ/I, SI इज इक्वल टू रेडियन पर एम्पियर, ठीक है। रेडियन क्या है? थीटा की यूनिट है, और करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है, तो फॉर्मूले में रेडियन पर एम्पियर हो गया, ठीक है। ये वाले आप देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, ये पढ़ लेना। रेजिस्टेंस और वीज का फॉर्मूला जो है IG गैल्वेनोमीटर का RG/I माइनस IG। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? तो फॉर्मूला ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पूरी वीडियो को एंड तक ही देखना। अब सब बच्चे बोर होने लगे होंगे क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला हम एक साथ रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रोज अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो आप अच्छे से गवर्नमेंट सीट को पा पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे ना। इसलिए वन शॉट में आप इस वीडियो को देखें। ऐसे तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हो मोबाइल में इधर उधर देखकर, इससे अच्छा आप क्या अपने फॉर्मूला रिवीजन कर लो, ठीक है। थोड़े से चैप्टर बचे हैं बुक 1 के, तो अब तो कंप्लीट होने वाली है, सो जल्दी से पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। कॉलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो सबसे पहले तो हो गया F इज इक्वल टू μ0/4π m1 इंटू m2/r। ये क्या होगा? कॉलम्स लॉ मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर इतना इजी है ना, क्योंकि आपने जितना भी अभी फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था ना, उसी को ही आपको क्या करना है, साथ ही में यहाँ पे कन्वर्ट करके उसको मैग्नेटिज्म में चेंज कर देना। सब इजी है, वही फॉर्मूले हैं, बस के की बजाय हम वहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर μ0 ऊपर आ जाएगा, बस इतना इजी है। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस μ0/4π m/r² हो गया। एक्सियल पे आप देख सकते हैं μ0/4π 2mr/r मतलब r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। ऐसा ही सेम टू सेम था, बस थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। एक्सियल पे क्या हो जाएगा? μ0/4π 2m/r³ होगा, और इक्वेटोरियल पे आप देख लो 3/2 हो जाएगा। फिर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम देखें तो मतलब ए जो है बहुत बहुत स्मॉल है आर से, तो जो रिजल्ट होगा वो रिड्यूस होके क्या बचेगा? μ0/4π m/r²। और टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज MB sin थीटा होगा, ठीक है, M क्रॉस B।
फिर आता है गोज लॉ इन ए मैग्नेटिज्म। गोज लॉ क्या होता है, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप, वही है फॉर्मूला। कितना इजी है यार ये चैप्टर तो एन ए आई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी अगर हम देख रहे हैं इनसाइड, मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, और इंटेंसिटी का होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितना हो जाएगा, एम बाई वी हो जाएगा। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, बी नॉट प्लस बी एम। तो ये फॉर्मूला आप देख लो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला पक्का इस पे क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है बहुत बार देखने को आपको मिलेगी, बहुत बार, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। परमेबिलिटी भी है, म्यू नॉट बाई म्यू एम बाई म्यू नॉट। ठीक है, जो रिलेशन है इनके बीच का वो भी आप देख लीजिए एक बार। क्यूरीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरीज लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सी बाई टी जो होगा इसका फॉर्मूला होगा। मैग्नेटिक मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और सी इज द क्यूरीज कांस्टेंट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई का बहुत इजी फंडा है, इसके अंदर बी कोस थीटा जो है वो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो फॉर्मूला बी डॉट ए हो गया वेक्टर फॉर्म में। ऐसा यूनिट इसकी वेबर होती है। अगर हम मोशन ईएमएफ देखें तो मोशन ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूले होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे एल यहाँ पे उसकी जो है लेंथ है और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वी में, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो जो फॉर्मूला होगा ई का वो तो बी एल वी, और करंट जो होता है बी एल वी बाई आर, जहाँ पे आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। उसके बाद हम देखते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर। ठीक है, तो वो होता है बी स्क्वायर आई स्क्वायर बाई वी अपॉन में आर, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर आई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूले में वी की वैल्यू यहाँ पर उस पर सिर्फ वी है, फोर्स में यहाँ पे वी स्क्वायर है। ई इज इक्वल टू, अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन के, तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और इंड्यूस करंट तो आपको पता ही है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई आर। ई का फॉर्मूला ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम देखें तो वो हो जाएगा आपका ये रहा एल आई। ठीक है, एल आई होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2/L। इसमें दो कॉइल होंगे एक्चुअली, तो फॉर्मूला जो होगा वो इसके लिए अलग आएगा, तो इसका होगा म्यू N1 N2 A/L। ठीक है, पेयर ऑफ कॉइल है इसलिए। अब हम चैप्टर नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत इजी चैप्टर है ये भी, आप देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी अल्टरनेटिंग करंट या वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हम इसकी एवरेज वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो होती है 2I0 बाई पाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम देखें तो 2E0 बाई पाई। ठीक है, देखो I0 है तो I एवरेज है, E0 है तो E एवरेज है। ठीक है, RMS वैल्यू जो होती है उसी को हम वर्चुअल भी कह सकते हैं, उसी को इफेक्टिव कहते हैं। तो ये पक्का, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा। इसमें क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। तो फॉर्मूले की जो वैल्यू है ना, ये आपको याद रहनी चाहिए कि इसमें E0/√2 होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है, और ये इतनी % होती है E की, और I की वैल्यू होती है I0/√2 जो कि इतने वैल्यू होती है I की। ठीक है, AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, अगर एसी सर्किट में रजिस्टर है सिर्फ तो क्या फॉर्मूला होगा, तो आप देख सकते हैं आई का तो I0 साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो इंडक्टर ओनली में अगर हम देखें फॉर्मूला, ठीक है, आर है तो इतना होगा, और अगर आई का भी है और ई का भी, दोनों का। ठीक है, उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है तो फॉर्मूला आई का तो हो गया
फेज डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, पाई/2 का होगा जब एल होगा। तो आई नॉट बाहर आ गया साइन थीटा माइनस पाई/2। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल, ठीक है। तो 2πVL हो गया, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। उसके बाद E इज इक्वल टू E0, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने देख लिया। ये कैपेसिटेंस के लिए अगर C है वहाँ पे, ठीक है, ओनली कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला साइन ओमेगा टी बाय I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, एल का होता है ओमेगा एल, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इम्पिडेंस जो है उसमें तीनों हो जाएंगे, RCL हो जाएगा। इम्पिडेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पिडेंस को रट लो बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर सीरीज में हम देख लेंगे इसका, जो कि डायरेक्टली ऐड किया गया है, R² प्लस XL का स्क्वायर, और जो पोटेंशियल करंट और उसके बीच का XL/R फेज डिफरेंस हो गया उसका। सीरीज में हम देखते हैं इम्पिडेंस, ये रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है दोनों। हाँ, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है। तो ये भी आप इसमें देख लेना। और एनर्जी स्टोर इसका कितना होता है, इंडक्टर। हाँ, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर कितना होगा, तो वो होगा ½ का होल स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड V²/2μ0। हाँ, फिर पावर आता है, पावर जो है LCR पे ये बहुत होता है, P इज इक्वल टू ERMS, IRMS और cos⁡, ये इंपॉर्टेंट था। ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर फॉर्मूला हम निकालेंगे ना, लास्ट में फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो होगा सीरीज पर पैरेलल, जो इनपुट आउटपुट है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, तो वो होगा NS/NP इज इक्वल टू IP/IS, ठीक है। एन यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी है, तो P आउटपुट अपॉन में P इनपुट ESIS, क्योंकि ESIS हमने ऊपर देख लिया था, इनटू में 100 आपको करना होगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सब पसंद आई होगा, और हमने इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लिया है। सो फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप ईमानदारी से इन चैप्टर्स के फॉर्मूले खुद से लिखो, बिना देखे आपको खुद से लिखना है, ताकि आपको पता चले कि अभी आप कितने पानी में और कितने आपको फॉर्मूले रिवाइज हैं। फिर आप देखना आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको इतने फॉर्मूले याद नहीं है तो आप उसको वापस से देखो कि आपका क्या मिस्टेक हुआ, आपने क्या गलत किया, कौन सा फॉर्मूला आपका रह गया, कौन सा आपको नहीं आया, या किस में आपको डाउट है, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो में अच्छे से अपनी जो रिवीजन है वो की होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेकंड बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, like, subscribe and share my YouTube channel, and thank you so much। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।